जरार अहमद बेग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि अकाउंटेंट अब्दुल हसीब अंदर दाखिल हुआ और बोला, अस्सलाम अलैकुम सर। वो मेरा बेटा कई दिन से बहुत बीमार है, बुखार किसी तरह नहीं आता रहा, बड़ा मेहरबानी मुझे कुछ दिन की छुट्टियां दे दे क्योंकि इसको अस्पताल में दाखिल कराना होगा। और फौजिया खलील। जरार अहमद बेग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि अकाउंटेंट अब्दुल हसीब अंदर दाखिल हुआ और बोला, अस्सलाम अलैकुम सर। वो मेरा बेटा कई दिन से बहुत बीमार है, बुखार किसी तरह नहीं आता रहा, बड़ा मेहरबानी मुझे कुछ दिन की छुट्टियां दे दे क्योंकि इसको अस्पताल में दाखिल कराना होगा। और ताकि तुम बच्चे के बेहतर निगहदाश्त कर सको। मगर अब्दुल हसीब ये भी तो सोचो कि अगर मैं तमाम मुलाजमीन को इसी तरह छुट्टियां देता रहूंगा तो ऑफिस कैसे चलेगा। सर प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी, सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टियां दे दीजिए। अगर बच्चा जल्द ठीक हो गया तो मैं पहले ही हाजिर हो जाऊंगा, हरगज देर नहीं करूंगा। वो गुड़गड़ा, ठीक है, उन्होंने थके थके लहजे में कहा। अब्दुल हसीब बाहर निकला तो कुछ देर बाद खुर्रम फिरदौसी अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम अलैकुम सर, मुझे सुबह से तेज बुखार हो रहा है, पहले तो सिर्फ बुखार ही था, अब तो चक्कर भी आ रहे हैं। सर अब इस हालत में मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, मुझको रुख्सत दीजिए ताकि घर जाकर आराम करूं, चक्करों ने तो मेरा हाल खराब कर दिया है। खुर्रम फिरदौसी ने बुखार से कपकपाते हुए कहा। ठीक है, तुम भी जाओ। और सर अगर तबीयत बेहतर न हुई तो कल भी हाजिर न हो सकूंगा। वो निकलते निकलते पलटकर बोला। ठीक है, जरार अहमद बेग ने हाथ हिलाया। खुर्रम फिरदौसी के जाने के बाद उनका मूड खासा खराब हो चुका था। वो अपने ऑफिस के मामलात में हद दर्जा हसास थे और फिर मुलाजमीन को छुट्टियां देने से तो सख्त नाला रहते थे। वो दोपहर का खाना खा रहे थे, अभी पहला लुकमा ही मुंह में रखा था कि क्लर्क अल्लाह बख्श अंदर दाखिल हुआ। सलाम करने के बाद वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, जनाब। वो क्लर्क अल्लाह बख्श कहते कहते रुक गया। क्या हुआ? क्या तुम्हारा बच्चा बीमार है या तुमको खुद बुखार है? क्या तुम छुट्टियां लेने आए हो? उन्होंने मुंह बनाकर इससे पूछा। वो जनाब, मेरी बेटी की शादी है, मुझको छुट्टियां भी चाहिए और कुछ एडवांस रकम की भी जरूरत है, अब बाद में मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। वो रुका, फिर बोला, वो असल में खर्चा काफी हो रहा है, लड़के वालों ने ज्यादा जहेज की फरमाइश की है तो। वो फिर रुक गया। अल्लाह बख्श, तुम छुट्टियां भी ले लो और एडवांस तनख्वाह भी ले लो, अब जाओ और मेहरबानी करके मुझे तन्हा छोड़ दो। और हाँ, मेरे कमरे में कोई ना आए, बाहर सेक्रेटरी से कह देना अब किसी को ना भेजे। वो बोले। क्लर्क अल्लाह बख्श तेजी से बाहर निकल गया। जरार अहमद बेग शाम को अपने घर में दाखिल हुए तो उनका खानसामा खाना लगा रहा था। घर का काम खानसामा ही संभालता था। उनकी बीवी काफी अरसे कब्ल इंतकाल कर गई थी। उनका एक बेटा था, अबरार अहमद बेग, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अबरार आ गया है क्या? उन्होंने खानसामा से पूछा। जी, छोटे साहिब आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है, अब वो अपने दोस्त की तरफ गए हैं, बस आते ही होंगे। खाना खाकर जरार अहमद बेग अपने कमरे में चले आए। आज उनका मूड खासा खराब था। उन्होंने अपने दोस्त मुजाहिद आफरीदी के नंबर मिले। मुजाहिद आफरीदी उनके एक बहुत गहरे और पुराने दोस्त थे। वो अपनी हर उलझन उनसे जरूर कहती थे और वो इसका हल भी बताते थे। आफरीदी, मैं सोच रहा हूँ अपनी फर्म ही बंद कर दूं। मुलाजमीन हर वक्त छुट्टियां मांगते रहते हैं, आखिर में क्या करूं? मुलाजमीन छुट्टियां करते हैं तो काम का दबाव बढ़ जाता है, मेरी समझ में तो कोई हल नहीं आता, आखिर में करूं तो क्या करूं? मैं तमाम मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह देता हूं, बहुत कम किसी की तनख्वाह काटा हो। उन्होंने अपनी दिन भर की रुदाद मुजाहिद आफरीदी को सुनाना शुरू की, फिर बोले, बस अब कोई हल सोचो, खुदारा मेरे लिए कोई हल सोचो। ठीक है, मैं कल तक तुम्हें कोई हल बता सकूंगा, मुझे 24 घंटे दो सोच उपचार के लिए। मुजाहिद आफरीदी बोले। चलो ठीक है। अगले रोज मुजाहिद आफरीदी का फोन आया। जबरदस्त, मैंने एक जबरदस्त हल सोच लिया है। जरार अहमद बेग, तुम ये हल सुनकर शिशकर अलिफाटोगे, हैरान रह जाओगे कि मैंने क्या सोचा है। मुजाहिद आफरीदी खुशी से बोले और फिर उनको बताना शुरू किया। वो सुनते जा रहे थे और खुशी से झूमते जा रहे थे। अगले महीने 15 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफी के खुतूत मिल गए। इनमें अकाउंटेंट अब्दुल हसीब, खुर्रम फिरदौसी और क्लर्क अल्लाह बख्श भी शामिल थे। सब हैरान व परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। नौकरी से बरतरफ करने की वजह किसी की समझ में ना आती थी। अगले ही रोज ऑफिस में चंद रोबोट नजर आए। ये बाहर से मंगाए गए थे। इन रोबोटों ने आते ही ऑफिस का तमाम काम बेहतरीन तरीके से संभाल लिया। जो काम 5 आदमी कर रहे थे,
एक रोबोट इससे भी बहुत कम वक्त में कर रहा था। वाह वाह, अब ये मशीनें इंसान से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। ये काम वक्फे के बगैर 24 घंटे होगा और उनके साथ छुट्टियों का मसला भी नहीं होगा और इस तरह फर्म का बहुत सा पैसा बच जाएगा। जरार अहमद बेग खुशी खुशी हर एक से कहते फिर रहे थे, भाई वाह, मुजाहिद आफरीदी भी हमारा कैसा दोस्त है, बेहतरीन मशवरे देता है। वो मुतअद्दिद बार उनका शुक्रिया अदा कर चुके थे। इदारे का काम बेहतरीन तरीके से चलने लगा। अब अगर किसी को छुट्टी की जरूरत भी होती तो वो मांगता नहीं था कि कहीं इसे निकालकर रोबोट को ना रख लिया जाए, जो इससे कई गुना ज्यादा काम करेगा। रोबोट के काम में कोई नक्स भी नहीं होता था, ना थकन का कोई मसला। कुछ साल गुजर गए। जरार अहमद बेग का बेटा अबरार पढ़ने के लिए बाहर चला गया। वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गए। दिन भर तो ऑफिस में होते थे, मगर घर आने के बाद वो बेटे को बहुत याद करते। मुलाजमीन भी काम करके अपने अपने क्वार्टर में चले जाते थे। अब जरार साहिब बीमार भी रहने लगे थे। उनको बेटे की बहुत कमी महसूस होती थी। पहले उन्होंने सोचा कि अबरार को फोन पर सारी सूरत हाल बताएं, मगर फिर उन्होंने इसको एक मैसेज भेजा, प्यारे बेटे, अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मुझे ख्वाहिश होती है कि कोई मुस्तकिल मेरे पास हो, मेरा ख्याल रखे, मेरी बातें सुने। मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। जल्द ही उनको बेटे की तरफ से जवाब मौसूल हो गया। लिखा था, बाबा जान, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी तन्हाई दूर हो जाएगी। बेटे का जवाब पढ़कर वो बहुत खुश हुए और बेचैनी से अबरार अहमद का इंतजार करने लगे। एक दिन गुजारना मुश्किल लग रहा था। कुछ दिनों बाद उनको एक बड़ा, लंबा और बहुत वजनी पार्सल मिला। लिखा था, ये मुस्तकिल आपके पास रहे गा, ख्याल रखेगा, आपकी बातें सुनेगा और आपको तन्हाई बिल्कुल महसूस ना होगी। कांपते हाथों से उन्होंने पार्सल खोला। इसमें एक रोबोट था, बोलने और बातें करने वाला रोबोट। 2 आंसू उनकी आंख से टपके और गिरेबान में जज्ब हो गए।